नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन वर्मा प्राणी शास्त्र विभाग से भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर हमने रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो है लेक्चर ये एनिमल फिजियोलॉजी से रखा गया है बीएससी पार्ट सेकंड क्लासेस के लिए। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन से लिया गया है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द गैसेस का एक्सचेंज, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स से टिश्यूज में किस प्रकार से होता है, ये आज हम समझेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है ये लंग्स में एंटर करती है, फेफड़ों में, और लंग्स से फिर ये ऑक्सीजन जो है कहाँ आती है, इसका नेक्स्ट टारगेट होता है लंग से टिश्यू। टिश्यू तक आने के लिए इसको किसकी जरूरत होती है, बीच में ब्लड की। ब्लड क्या है, लंग से टिश्यू के बीच में एक ट्रांसफर का काम करता है, मटेरियल्स का या गैसेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। और ब्लड किस में बहता है, हमें पता है किस में बहता है ब्लड कैपिलरीज में बहता है या रुधिर केशिकाओं में बहता है। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नाक के द्वारा या नेसल एपर्चर से एंटर होती हुई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेसल पोर से होते हुए नेसल पैसेज, देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, और फिर लंग्स में एंटर करती है। और लंग्स के अंदर जो है, लंग्स की जो यूनिट थी जिसको हमने बोला था एल्वुलाई, एल्वुलाई में एंटर करती है। और एल्वुलाई में जब ये एयर स्टोर हो जाती है, एल्वुलाई से ब्लड में किस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज में ये एंटर होगी, ये आज हम आपको बताएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू। आपको याद दिला दें, 3 स्टेप्स हमने आपको बताए थे। फर्स्ट, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, एंड सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो आपको बताया था, इसमें ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से आकर के लंग्स की एल्वुलाई में इकट्ठी हो गई। अब एल्वुलाई से ये जो गैस है ये ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से है कि एल्वुलाई से गैसों का ट्रांसफर, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर ब्लड कैपिलरीज में किस प्रकार से होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड के अंदर या ब्लड कैपिलरीज में एल्वुलाई की जो एयर है जो बाहर से आई है, ये ऑक्सीजन अपना नेक्स्ट रूट किस तरीके से तय करेगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये आज के हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में कैसे हो रहा है, और बाद में टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में किस प्रकार से हो रहा है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जनरल आपको थोड़ा सा मैंने बताया, इंट्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट। देखिए, इस प्रकार से ये हमारी एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई, इसकी जो मेम्ब्रेन है देखिए इस तरीके से सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, एकदम पतली मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल्स हैं, एल्वुलाई इज द पार्ट ऑफ लंग, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अब इस एल्वुलाई के पास में इस प्रकार से ये ब्लड कैपिलरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये देखिए ब्लड कैपिलरीज या रुधिर कोशिकाएं, केशिकाएं। अब हमें ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन यहां से ऊपर से आई है, ये जो ऑक्सीजन कहां से आई है, एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से जो नाक के द्वारा प्रवेश करके आई है, ये फेफड़ों की कुप्पिकाओं के अंदर क्या हो गई, स्टोर है। अब इसको अपना नेक्स्ट रूट तय करना है कि कैसे ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेगी। और ब्लड किस में बहता है, आपको पता है, ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है।
अब देखिए इस ऑक्सीजन को अपना नेक्स्ट रूट कैसे तय करना है, इसको यहां आना है, ठीक है। कैसे आना है, इसके लिए क्या चाहिए हम बात करते हैं। देखिए इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन, गैसों का विस्तरण विधि के द्वारा ट्रांसफर होता है। कहां से, एल्वुलर सैक से ब्लड के अंदर। तो देखिए यहां पे क्या होगा, इसकी बात करते हैं हम। यहां से अब इसको इस प्रकार से कहां जाना है, हार्ट के पास। हार्ट के आप देखिए ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है। 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें पता होता है इस तरीके से, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है इसको एल्वोलाई से यहां पे ब्लड में हमारे प्रवेश करना है। तो इसके लिए देखिए ये जो आप कैपिलरी देख रहे हैं, इसकी वॉल्स भी जो है एकदम पतली होती हैं। डिफ्यूजन मेथड से गैसों के एक्सचेंज के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि इनकी जो वॉल्स हैं, मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। एल्वोलाई की जो एकदम देखो सिंगल सेल्ड आप देख सकते हो, एकदम पतली मेम्ब्रेन है। ऐसे ही इसकी वीन जो शिरा आप देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज 2 तरह की होती है, आर्टरीज एंड वीन्स। सो ये क्या है, वीन है जो कहां से आ रही है, देखिए एक बार इस डायग्राम को बना देते हैं अपन, फिर यहां से हम समझ लेंगे किस तरीके से हो रहा है। ये हार्ट है, ये सभी हमने बताया आपको। हार्ट से इस प्रकार से ये ब्लड जा रहा है, किसके द्वारा, ब्लड कैपिलरी के द्वारा। ये कौन सी कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, इसको पल्मोनरी लिख देता हूं। पल्मोनरी वीन या पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं, ये शिरा है, ठीक है। इसके अंदर किस तरह का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह का ब्लड होता है, जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या यूज्ड ऑक्सीजन जिसमें होती है। ये इस तरीके से देखो वीन्स की दीवारें हम बना देते हैं, ठीक है। यहां पे इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है, एल्वुलर सैक, या इसको हम कह सकते हैं एल्वोलाई, जो कुपिका है। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है, क्योंकि अभी बाहर से आई है इसलिए ऑक्सीजन का इसमें पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, 107 mm ऑफ Hg, पारे के दाब के बराबर होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें पार्शियल प्रेशर कम होता है, CO2 का, वो कितना होता है, अबाउट 40 mm ऑफ Hg होता है। कुछ बुक्स में ये 36 mm ऑफ Hg भी बताया गया है। ये तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आंशिक दाब क्या है और ये किस तरीके से डिफ्यूजन में गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। एक बार हम डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इस प्रकार से ये हमारी कैपिलरी है। These two capillaries, pulmonary vein and systemic artery, इस कैपिलरी को हम क्या नाम देंगे, सिस्टेमिक आर्टरी या सिस्टेमिक कैपिलरी। ये इसमें ब्लड कहां से आ रहा है, देखिए ये हार्ट से जो ब्लड आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है। और फिर इस सिस्टेमिक आर्टरी से ब्लड वापस कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। यहां सिस्टेमिक आर्टरी के पास
इस तरीके से ये टिश्यू लेयर्स हैं। ये टिश्यू सेल्स या टिश्यू लेयर्स हम कह सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसको हम समझते हैं क्या इसमें किस तरीके से ये ऑक्सीजन यहां से, देखिए इसके 3 ट्रैक हैं। ऑक्सीजन को सबसे पहले बाहर से कहाँ आई, एल्वोलाई लंग्स की कुपिका में आई। इसके बाद लंग्स से इसको कहाँ आना है, ब्लड में आना है। और ब्लड में आने के बाद इसको वापस कहाँ जाना है, नेक्स्ट इसका टारगेट क्या है, टिश्यूज। ऑक्सीजन का टारगेट क्या है, इसको ऑक्सीजन को कहाँ तक पे आना है, कहाँ तक पहुंचना है, टिश्यूज तक पहुंचना है। और टिश्यू तक जब ये ऑक्सीजन पहुंचेगी तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। सो श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पूरी होगी यहाँ आकर के। तो गैसेस किस तरीके से कुपिका से ब्लड में एंटर हो रही है और वापस यहाँ ब्लड से ये कहाँ जा रही है, टिश्यू में कैसे जा रही है, ये आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि विसरण विधि के द्वारा, साधारण विसरण विधि जो होती है उसके द्वारा गैसेस का ट्रांसफर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में होता है, एल्वोलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू के अंदर होता है। सो इस रूट को हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये हो रहा है। देखिए यहां पे आपको बताया, देखिए इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है। विसरण के अनुसार क्या होता है कि गैसेस का जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां से गैसेस का जो मूवमेंट होगा वो, जहां पे गैसेस कम पाई जाती हैं या जहां पे उनका दाब कम होगा वहां की तरफ गैसेस मूव करेगी। यानी कि उच्च आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गैसों का मूव करना वो कहलाता है विसरण। ठीक है। सो विसरण विधि के अनुसार गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसमें आपने देखा कि ये इसमें यहां से किस में आएगा, इसमें आएगा। किस तरीके से आएगा, यहां हम देख रहे हैं इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां पार्शियल प्रेशर देखते हैं कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पे है 40 mm ऑफ Hg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां पर है कितना 36 mm ऑफ Hg, सॉरी 46 mm ऑफ Hg, यहां पे ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 46 mm ऑफ Hg। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया जहां पे ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया है। यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन सीधी अभी एयर से होती हुई यहां से नेसल पैसेज से होते हुए हमारे लंग्स में आई है, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर है, इसलिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब यहां पे ज्यादा है। और आंशिक दाब क्या होता है, गैसों का जो कुल दाब होता है उसमें गैस की परसेंटेज इंडिविजुअली कितनी है उसकी मात्रा पर वो निर्भर करता है, उसे हम आंशिक दाब कहते हैं। अब देखिए यहां पे आपको पता है कि ये मैंने बताया कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 40 mm ऑफ Hg, जबकि एल्वोलर ब्लड के अंदर या एल्वोलाई के अंदर इसका मान कितना है, एल्वोलाई में PO2 कितना है, एल्वोलाई में PO2 है 107 mm ऑफ Hg, जबकि इसमें वीनस ब्लड में, इसको क्या कहेंगे वीनस ब्लड, ये ब्लड किस में बह रहा है, वीन में बह रहा है। कौन सी वीन है, पल्मोनरी वीन। क्यों कहेंगे पल्मोनरी वीन, क्योंकि ये हार्ट से रक्त को लेकर के कहां जा रही है, लंग्स में जा रही है, जो फेफड़ों में जा रही है, तो फेफड़ों में पल्मोनरी वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। सो पल्मोनरी वीन के अंदर जो है जो रुधिर है वो कैसा है, अशुद्ध है। और यहां पे हम कह सकते हैं पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, अभी आपको बताया था 40 mm ऑफ Hg, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया 107 माइनस 40 mm ऑफ Hg अबाउट 67 mm ऑफ Hg, पारे के दाब के बराबर
यानी कि 67 mm ऑफ Hg के आंशिक दाब में अंतर के कारण ऑक्सीजन जो है तेजी से एल्वोलाई से किसमें, वीनस ब्लड में एंटर कर जाती है। क्योंकि डिफ्यूजन मेथड के अकॉर्डिंग या डिफ्यूजन का जो विस्तरण विधि का जो नियम है वो क्या कहता है कि गैसों का ट्रांसफर अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ होगा। तो अधिक आंशिक दाब कहाँ है, एल्वोलाई में। कितना, ऑक्सीजन का 107 mm ऑफ Hg, जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है आंशिक दाब, 40 mm ऑफ Hg। सो आंशिक दाब यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए ऑक्सीजन का ट्रांसफर डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग किधर होगा, एल्वोलाई टू वीनस ब्लड। अब देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन आ जाती है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आने के बाद इस ब्लड को या लंग्स के अंदर आने के बाद ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में प्रवेश करने के बाद क्या हो जाता है, अब ये ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी अब इस ब्लड को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच रहा है, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, देखिए यहां पे आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ये ब्लड लेकर के, यानी कि ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हो चुका है, ये कहां पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट के आ गया। अब हार्ट से ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, वापस से इस वीन में जा रहा है, सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर, सॉरी वीन में नहीं, सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर जा रहा है। और इसमें जाने के बाद इस ऑक्सीजन को मैंने बताया कि आपको अब इसको कहां जाना है, इस टिश्यू के पास जाना है। ये जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, वायुमंडल से जो आ रही है, इसका टारगेट कहां है, इसका टारगेट है टिश्यू। इस टिश्यू तक इसको पहुंचना है। उसके लिए ये जो मेथड आपको दिखाया, पहले ये यहां आएगा और यहां से होते हुए हार्ट में आएगी और हार्ट से होते हुए इसको कहां पहुंचना है, टिश्यू के पास पहुंचना है। और टिश्यू के पास आकर के ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कर देती है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहां पे क्या केस होगा, यहां पे आपको मैंने ऑक्सीजन का बताया कि ऑक्सीजन किस प्रेशर के साथ एल्वोलाई को छोड़ करके इसमें एंटर हुई, किस विधि से, विसरण विधि से, क्योंकि यहां आंशिक दाब ज्यादा था और यहां कम था, इसलिए ऑक्सीजन इसमें एंटर होगी। अब देखिए यहां पे आने के बाद, इसमें आने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है। अब इसमें आने के बाद ये जो ऑक्सीजन है इसमें चली जाती है, उसी मेथड से किसमें, टिश्यू के अंदर जब ये प्रवेश कर जाती है तो टिश्यू के अंदर क्या मौजूद होता है, डाइजेशन प्रोसेस से, पाचन की क्रिया से क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को एब्जॉर्व करके यहाँ पे टिश्यू सेल्स में डाइजेशन से आया हुआ जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है, और ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, टिश्यू पर क्या होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई इसको, ये ऑक्सीजन जो बाहर से आई है ये इसे मिल चुकी है, और यहाँ आने के बाद, ऑक्सीजन के आने के बाद ये ग्लूकोज जो है ये स्टेबल नहीं रह पाता और ग्लूकोज टूट जाता है। और ग्लूकोज के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी जो हमें चाहिए। और श्वसन का उद्देश्य क्या है, हम सांस लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, रेस्पिरेशन का क्या रिजल्ट है, क्यों करते हैं, हमें श्वसन की जरूरत क्या है। देखिए श्वसन की क्रिया से ही हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, शरीर को चलाने के लिए कोशिकाओं को किस चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा बनती रहेगी तो हमारी कोशिकाएं चलती रहेंगी, हम जीवित रहेंगे। या श्वसन की क्रिया से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो इस प्रोसेस से मिलती है। ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, और एटीपी जो ऊर्जा हमें मिलती है। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी है टिश्यू पे, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इसी रूट से वापस जाना है। ऑक्सीजन आई थी, अब ऑक्सीजन तो आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ आकर के ऑक्सीडाइज हो गई, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो बनी है यहाँ पे, इसे वापस इसी रूट से हार्ट में आकर के, और हार्ट से वापस यहाँ आकर के इसे एल्वोलाई में जाना है, और एल्वोलाई इज द यूनिट ऑफ लंग्स, और लंग्स में, फेफड़ों में इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचना है यहां से, इस रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकल कर फिर वापस से हमारा जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से वापस उसी ट्रैक से, जैसे ऑक्सीजन अंदर आई थी हमारे नाक से एंटर होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियल से होती हुई एल्वोलर डक्ट,
और देन लंग्स के एल्वोलाई में जिस प्रकार से एंटर हुई थी, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर बनने के बाद, टिश्यूज में बनने के बाद वापस से ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हार्ट में आएगी, और हार्ट के यहां पे राइट ऑरिकल में देखिए ये जो सिस्टम है कि आप ये देख रहे हैं, ये कौन से किस में प्रवेश करती है, राइट ऑरिकल हृदय के दाएं आलिंद में प्रवेश करती है, और फिर ये जो ब्लड है कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये टिश्यू के द्वारा यूज कर लिया गया है। डीऑक्सीजनेटेड किसको कहेंगे, जहां पे ऑक्सीजन यूज हो गई। यहां जब तक ऑक्सीजन आई थी तब तक इसको ऑक्सीकृत कह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन को यहां पे टिश्यूज ने क्या कर लिया, यूज कर लिया, और टिश्यू ने जब इसे यूज कर लिया तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि CO2 यहां पे बनी है, इसलिए CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा यहां पे मैक्सिमम होगी टिश्यू पे, जबकि यहां हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगी, लंग्स की एल्वोलाई में, या हम कह सके साधारण भाषा में जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा टिश्यू पर ज्यादा होगी। और हमें करना क्या है, आज के स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि कैसे ऑक्सीजन यहां से अंदर एंटर करी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकली, और हम क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। सामान्य भाषा के अंदर हम ऐसा कहते हैं कि ली गई ऑक्सीजन और निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम आज ये समझ रहे हैं कि ये कैसे अंदर आ रही है, और आने के बाद बनने वाली जो CO2 है टिश्यू पे, कैसे ये हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। इसके लिए हमने पढ़ा क्या कि डिफ्यूजन मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है, विसरण विधि के द्वारा गैसों का विनिमय होता है फेफड़ों से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में, और इसी तरीके से टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से वापस एल्वोलाई में गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तो यहां हमने फ्रेंड्स पढ़ा क्या कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, और इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें दो जगह देखना है। देखिए कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। यहां पे ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा थी, इसलिए कितना था, 107 mm of Hg, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन आई थी, इस ऑक्सीजन को हमारे किसने, टिश्यूज ने यूज कर लिया। अब ये वापस यूज्ड जो है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। देखिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, अब आंशिक दाब कितना हो गया यहाँ पे यूज होने के बाद, 40 mm of Hg, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ गई, 46 mm of Hg यहाँ पे हो गई, जबकि यहाँ पे एल्वोलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कहां पे बनी है, टिश्यू पे बनी है, इसलिए बनने के बाद इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे मात्रा क्या हो गई, ज्यादा होगी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये रुधिर क्या कहलाता है, अशुद्ध रुधिर, जबकि ये कहलाता है शुद्ध रुधिर। क्यों शुद्ध क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर होकर के ऑक्सीजन इसमें है, इस रुधिर में ऑक्सीजन पाई जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीकृत रुधिर कह रहे हैं। और ये वाला जो रुधिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को बीच में इस टिश्यू ने यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे मात्रा किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इसलिए इस ब्लड को, ये वाला जो ब्लड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वाला मैंने आपको बताया ये ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कैसे हो रहा है, यहाँ पे जैसा आपको बताया कि ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब 107 mm था इसमें, और इधर क्या था, कम था ऑक्सीजन का, इसलिए इनका 67 mm of Hg के अंतर से ऑक्सीजन जो है यहां हमेशा एंटर करेगी। और यहां देखिए क्या हो रहा है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का, इसमें कंसंट्रेशन कितना है, 40 mm of Hg, जबकि यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, 46 mm of Hg। तो इसके बीच में अंतर क्या हो गया, 6 mm of Hg का अंतर हो गया। कुछ बुक्स में ये मात्रा, यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ जगह आंशिक दाब, कुछ बुक्स में 36 mm of Hg भी बताया गया है, लेकिन यहाँ हम आपको 40 mm of Hg बता रहे हैं, एक ही बात है। ज्यादा कहाँ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पे 46 mm of Hg है, यहाँ पे कितना है, 40 mm। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जानी चाहिए, देखिए विसरण विधि क्या कहती है कि अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गैस ट्रांसफर होगी। तो अधिक आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 46, लेकिन यहां कितना है, 40, तो ज्यादा किधर है, इधर है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को किधर जाना चाहिए, यहां से, देखिए यूं, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा यहां से, यानी कि रुधिर केशिकाओं से, ब्लड कैपिलरी से कहां जाएगी, फेफड़ों के एल्वोलाई में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मूव होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है और यहां कम है, जबकि ऑक्सीजन हमेशा
हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन यहां ज्यादा है और यहां कम है, इसलिए अधिक से कम की ओर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हमेशा एल्वोलाई टू ब्लड कैपिलरीज में होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा ट्रांसफर ब्लड कैपिलरीज टू एल्वोलाई होगा। यह चीज हमें याद रखनी है और दैट इज नोन एज, आपको बताया था 3 स्टेप आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले ब्रीदिंग मैकेनिज्म, सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेने की प्रक्रिया में हम सीधा क्या कह रहे थे कि जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली है वो फेफड़ों की सतह पर किस प्रकार पहुंच रही है, यानी कि केवल लंग्स की सरफेस पर ऑक्सीजन कैसे आई और CO2 लंग सरफेस से कैसे बाहर गई, इसको हम रह रहे थे सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। लेकिन आज का जो हमारा है ये कि आगे फेफड़ों में आने के बाद फिर ये रुधिर में कैसे जा रही है, वो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस 2 हैं हमारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आई है और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। तो यहां आज हमने देखा आपने कि किस तरीके से ये वाला जो कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी, जो इसमें कैपिलरीज में जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे कौन सा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखिए यहां बता देता हूं, 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाहरी श्वसन, बाह्य श्वसन जिसको कहते हैं। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। तो ये इसमें हम देख करके बता सकते हैं बाह्य श्वसन क्या है और आंतरिक श्वसन क्या है। देखिए जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म वो यहां तक रह गया, यानी केवल बाहर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आ रही है या जा रही है उनका केवल यहां तक मतलब था, केवल लंग्स की एल्वोलाई तक, ये तो सांस लेने की प्रक्रिया। लेकिन अब एल्वोलाई से जब ये इसमें आई, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में या रुधिर कोशिकाओं में जब एंटर हुई, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या होगी कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये जो देख रहे हैं आप एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर जा रही है। तो गैसों का विनिमय कहां तक, एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज तक, वो क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। ये बाह्य श्वसन है। ये बाह्य श्वसन कहां तक हो रहा है, केवल फेफड़ों की सतह से, या फेफड़ों की सतह क्या है, एल्वोलाई। इस एल्वोलाई से और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको हमने कह दिया बाह्य श्वसन, क्योंकि ये बाहर बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है ये। उसके बाद जब ये खून में या ब्लड में पहुंचने के बाद जब ये ऑक्सीजन ऐसे हाइट से होती हुई यहां आ गई, और यहां आने के बाद ये वाला जो ट्रांसफर हो रहा है कोशिकाओं के बीच में, ये देखिए टिश्यू सेल्स हैं। इस टिश्यू सेल्स में क्या मौजूद है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से प्राप्त हुआ था आपको, डाइजेशन से, खाने की प्रक्रिया से आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ। ये ग्लूकोज यहां पे मौजूद है, ये C6H12O6। ऑक्सीजन को इसके पास आना है, ऑक्सीजन जब इसके पास आएगी तो ये टूट जाएगा, और टूटने से हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। और इस ऊर्जा से हम जीवित हैं। यही सांस लेने का या जो हमारा रेस्पिरेशन का ऑटोमेटिक रिजल्ट जो है अल्टीमेटली यही है, ATP। और एनर्जी जब तक हमें मिलती रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। जिस दिन ये ATP हमें नहीं मिलेगी या हम सांस नहीं लेंगे, रेस्पिरेशन नहीं होगा, उस दिन व्यक्ति की, इंडिविजुअल क्या हो जाएगी, जीवों की डेथ हो जाएगी। आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बताया जो सेकेंड स्टेप था, और थर्ड हमारा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो मैंने पूरे रेस्पिरेशन को 3 स्टेप्स में बांटा था, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, सेकेंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं कि क्या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, उसकी परिभाषा बिल्कुल इसमें डिफाइन हो पा रही है पूरी तरीके से कि एल्वोलाई और कुप्पी इनके बीच में, किसके, ब्लड वेसल्स के बीच में या ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड जब ये ऑक्सीजन और इधर आ गई, यानी कि टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये जो गैसों का, दोनों गैसों का आदान प्रदान ब्लड कैपिलरीज और इसके बीच में, टिश्यूज के बीच में जो हो रहा है, इसे हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये आपकी कोशिकाओं के बीच में हो रहा है। आपकी कोशिकाएं और रुधिर वाहिनियां, इनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है किस तरीके से होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसफर टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में कैसे होता है। तो यहां हमने देखा आज इस पूरे लेक्चर का जो रिजल्ट है, या पूरे लेक्चर का जो ब्रीफिंग है, समरी मैंने आपको बताई कि क्या है, कि यहां पे हमें ये देखना है कि फेफड़ों से या नाक से जो हमारे ऑक्सीजन फेफड़ों में आई थी, जो स्टोर हो गई थी सांस लेने की प्रक्रिया से, ब्रीदिंग मैकेनिज्म से, ये
ये एल्वोलाई तक आकर के सीमित हो गई। अब इस एल्वोलाई से इसको ब्लड में जाना है, और ब्लड के अंदर किस प्रकार से इसका गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ब्लड से टिश्यू में, और टिश्यू से वापस ब्लड से होते हुए वापस एल्वोलाई से होते हुए शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा है, कैसे इनका गैसों का विनिमय होता है, इसमें किस तरीके से गैसेज एब्जॉर्ब होती हैं, उनको एब्जॉर्ब होने के लिए डिफ्यूजन मेथड या विसरण विधि काम में आती है। और विसरण विधि क्या कहती है गैसों के नियम के हिसाब से? विसरण ये कहता है कि गैसों का ट्रांसफर हमेशा अधिक दाब से या अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ होगा। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का आंशिक दाब कुपिकाओं में, फेफड़ों में ज्यादा था और यहाँ अंदर कम था, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर की तरफ ही ट्रांसफर होगी, देख लो। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों जा रही है फेफड़ों में अंदर से निकल के? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अंदर तो था अधिक 46 mm जी, और फेफड़ों के अंदर कितना था 40 mm, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट अंदर नहीं होगा, अंदर मूवमेंट किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। सो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का विनिमय। और ये किस तरीके से हुआ है ये मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया। और इस तरीके से देखिए, जैसे नेशनल एपर्चर से आई थी, ये जो कुपिका मैंने बताई थी आपको, ये इस तरह की कुपिका, ये जो है इस कुपिका के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का जाल या ब्लड कैपिलरीज का जाल इस प्रकार से फैला रहता है, इस तरीके से इसके चारों तरफ लिपटी रहती है। इस तरीके से इसको ब्लड कैपिलरीज पूरी तरीके से घेरे रहती है। सो इसके अंदर से क्या है, घेरने से क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन आई है कुपिका से, ये इसको किस में जाना है? ब्लड कैपिलरीज में जाना है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया डिटेल्ड में, ब्लड कैपिलरीज में इसको जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर फ्रॉम blood to tissue and tissue to blood. Thank you.